नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमीक मोहित्रा जी। इस वक्त ट्रंप का दिमाग आई थिंक 180 डिग्री घूम गया है। अटैक करने से पहले कौन बताते कि मैं यहाँ अटैक करने जा रहा हूँ। अब एक नई जगह अटैक करने जा रहे हैं। हो सकता है इस अटैक से पूरी दुनिया को राहत मिले बिकॉज ही वांट्स टू ईज द एनर्जी सिक्योरिटी pressure on the European countries and many others. Dada, a very warm welcome on the show. Let's get started. जी। को नमस्कार। थोड़ा सा तो ट्रम्प साहब भांजी मार गए, मैं जो कहने वाला था उस पे, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रेटेजी तय की है उसके विकराल परिणाम हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं उस पे। तो समाचार ये है कि कल से ट्रम्प साहब उछल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो खार्ग आइलैंड जो है, जो ईरान का सबसे बड़ा एक जखीरा है जहां पे ये लोग अपना ऑयल ट्रांसशिपमेंट एंड कुछ रिफाइनिंग भी है, पर मेनली स्टोरेज टर्मिनल है जहां से उनका सारा तेल और ये सब निकल के समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों को जाता है। तो उस पे अटैक करेंगे, उस पे चढ़ाई करेंगे। क्यों करेंगे ऐसी चढ़ाई? क्योंकि ईरान ने जो है अपना जो स्ट्रेटेजी तय किया है, देखिए उनके पास ना तो नौसेना है, ना ही कोई वायुसेना जिससे वो कुछ कर सकते हैं, पर उनके पास दो चीजें हैं। एक है उनके पास लैंड आर्मी है, वो तो तभी काम आएगा जब उनके देश पे डायरेक्टली धावा बोल दिया जाए, या फिर उनके पास जो हम सब देख रहे हैं मिसाइल्स और ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा पैमाना है। इस ड्रोन्स और मिसाइल्स के बारे में एक कुछ मुझे तथ्य मिले हैं जिसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पर पहले ये खर्ग आइलैंड वाली बात जो है वो समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जिसपे मैंने बहुत पहले भी कहा था कि इसको अगर ब्लॉक कर दें ईरान, तो दुनिया का 20 से 25% जो तेल और नेचुरल गैस का ईंधन है उसका आवागमन रुक जाएगा, और वही हुआ है। इसका परिणाम हम देख रहे हैं। फोर्सफुली कुछ इमरजेंसी स्टॉक रिलीज करके या कुछ स्टेटमेंट्स देके अभी तक तो प्राइस को आर्टिफिशियली डिप्रेस करके रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन $100 से ऊपर ऑलरेडी चला गया है प्रति बैरल जो है क्रूड ऑयल का, और नेचुरल गैस का प्राइस भी ऊपरी दिशा में है, वो तो 40% उसकी बढ़ोतरी हुई है। ईरान ने कतर के और सऊदी अरेबिया के और कुवैत के, यूएई के जितने भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उन पे हमला करना चालू कर दिया है। कतर ने का तो 17% उसका जो नेचुरल गैस उत्पादन करने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है इस वक्त। उसको वापस लाने में कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा। तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल भी दिया जाए तो उतनी मात्रा में ईंधन जो है वहां से आ नहीं पाएगा। लेकिन बहरहाल ईरान ने यह भी कहा है कि, तो मैं थोड़ा सा समीक्षा कर रहा हूं, ईरान ने यह भी कहा है कि अगर आपको तेल ले जाना है आप ले जाइए, लेकिन हमको उस पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो गया हफ्ता कलेक्शन का पुराना, इसकी ये पुरानी पद्धति है कि अगर आपको वाणिज्य करना है, मेरे यहां से, मेरी टेरिटरी से आप गुजरोगे तो पैसा निकालो, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा। जैसे पुराने जमाने में कुछ डकैत वगैरह यही करते थे और बाद में चल के वो राजा बन गए। तो ईरान की वही स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी बहुत इफेक्टिव सिद्ध हो रही है इस वक्त। अब मैं थोड़ा सा मैप्स के जरिए कुछ चीजें समझा देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है, ओवरऑल ये कौन सा जियोपॉलिटिक्स अभी चल रहा है। पहला, हाँ, ये टेरेन मैप है, ईरान का टेरेन मैप है। अब आप लोग समझें इसको कि आपको ये जो सारा ब्राउन और काले में दिख रहा है ना, ये सब पहाड़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, पठार नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, और ये काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। नीचे आपको दिखेगा जारगोस माउंटेन्स, और ऊपर की दिशा में आपको दिखेगा जहां पे वो कैस्पियन सी लिखा हुआ है उसके नीचे अल्बोर्ज माउंटेन्स। जारगोस माउंटेन्स का जो है, ये जो ईरान का दक्षिणी तट है जहां पे आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा है, वहां से बस 20-25 किलोमीटर की दूरी से ही ये चालू हो जाता है। यानी ये एक बहुत ही थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड है जहां पे आप कह सकते हो कि थोड़ा समतल है, उसके बाद से ये ऊपर की दिशा में जाना चालू हो जाता है, और ये काफी ऊंचे पहाड़ हैं, छोटे मोटे पहाड़ नहीं है, ये 6-7 हजार फीट की ऊंचाई तक जाते हैं।
तो ईरान जो है देश, ये ऐसा देश है कि आपको दिखेगा दो ही स्थान है। एक एकदम सेंटर में आपको एक ग्रीन सा दिखेगा, वो इनका कह सकते हैं कि थोड़ा सा समतल है, पर है वो प्लेटो। ऊपर से ग्रीन दिख रहा है लेकिन वो एक प्लेटो है, वो भी ऊंचाई पे है। और आपको पूर्व की दिशा में जो एरिया है उसको सिस्तान बालूचिस्तान कहते हैं, वहां पे एक नैरो सा एक आपको बेल्ट दिखेगा, वो भी ग्रीन दिख रहा है। अब इन दोनों इलाकों को छोड़ के बाकी जो सारा एरिया है वो एक आप कह सकते हो एक फ्रोजन डेजर्ट है। एक या फिर काफी जगह पे एक फ्रोजन नहीं है, जहां पे वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है। जो दक्षिणी तट है यहीं पे इनका तेल और नेचुरल गैस का सारा साजो सामान है। और एकदम नीचे पर्शियन गल्फ के नीचे आपके स्क्रीन पे जो एकदम नीचे दिखेगा एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा है, वो है यूएई और ओमान का जो पेनिनसुला है, वो इट जट्स आउट। और ईरान और उसके बीच का जो वो क्षेत्र है उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसका एक डिटेल्ड मैप भी मैं आपको समझाऊंगा। ये जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा इसमें क्या बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है दो कारण से। एक तो यहाँ से ही आवागमन होता है, ये सारा जो तेल निकलता है जीसीसी देशों का। दूसरा, यहाँ पे भी तेल के काफी क्या बोलते हैं सोर्स हैं, स्रोत हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मैप पे। अच्छा, उससे पहले पहले मैं बता दूं, पर्शियन गल्फ का जो ऊपरी छोर है जहां पे वो आप लोगों को जिनको पता है वो कुवैत दिख रहा है, उसके नीचे सऊदी अरेबिया है, ऊपर इराक है, और पूर्व की तरफ ईरान का दक्षिणी छोर है। बस वहीं से लगता हुआ है ये खर्ग आइलैंड, एक बहुत ही छोटा सा द्वीप है वो। और उस द्वीप में जैसा मैंने कहा ईरान का सारा जो ट्रांसशिपमेंट होता है तेल वगैरह इन सब चीजों का, वो वहां से होता है। एक मिनट उस पर टिके रहे थोड़ा पहले पूर्व के मैप पे। अब ये है कि वो जो जगह है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 900 किलोमीटर दूर है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कहीं नहीं है। आपको अगर वहां पे जाना भी पड़ेगा जल के माध्यम से, तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज अब मैं कह के समाप्त करता हूं। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि उस जगह को, वो पर्शियन गल्फ का जो उत्तरी छोर है वहां पे खर्ग आइलैंड पे ये लोग अटैक करेंगे अपने मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स से। 2500 मरीन्स का एक फोर्स आ रहा है। एक मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स का एक फ्लैगशिप है ट्रिपोली बोल के, जो सिंगापुर के रास्ते से ऑलरेडी आ चुका है। आई थिंक इट इज बिगिनिंग टू एंटर, जिसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, अंडमान सी, उससे नीचे से होके फिर इंडियन ओशन से होके ऊपर जाएगा। तो ये ट्रिपली क्या है, ट्रिपली में आपके पास हवाई जहाज ऑस्प्रे, जो एक रोटरी टिल्ट रोटर प्लस स्ट्रेट रोटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें सैनिक जा आ सकते हैं और वो ऐसे वर्टिकली लैंड भी कर सकता है जहाज के ऊपर और स्थल के ऊपर। वो रखे हुए हैं ऑस्प्रे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। और F-35 का एक छोटा सा कॉन्टिजेंट भी होता है। ये इनका एम्फीबियस लैंडिंग शिप है। इसमें 1000 नाविक होते हैं और 1600 मरीन्स। इसके साथ 2 जहाज और आ रहे हैं जिसमें 900 के 2 बटालियन और हैं। तो आप कह सकते हो लगभग 3 बटालियन मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स, जो शायद एक आइलैंड को लेने के लिए पर्याप्त हो। लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि खर्ग जो है ये सिर्फ केवल वहां पे जो लोग बैठे हैं उनसे डिफेंडेड नहीं है। उससे जो ईरान का कोस्ट है, इट इज जस्ट अबाउट 10 to 15 किलोमीटर अवे एट वेरियस पॉइंट्स। वहां से रेनफोर्समेंट भी आ सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि ये जो जारगोस माउंटेन्स है वो समुद्र के काफी समीप है, तो एक नैरो कोस्टल बेल्ट है। वहां पे ईरान के वेरियस, जैसे वहां पे वो क्या बोलते हैं, खुर्रम शहर और आबादान का एरिया है, वहां पे भी ईरान के बहुत सारे मिलिट्री एसेट्स और बेसिस हैं। तो अगर आपको खर्ग पे अटैक करना है, आपको रेनफोर्समेंट कट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको खर्ग पे अटैक करना काफी नहीं है, आपको थोड़ा सा उनके कोस्ट पे भी जाना पड़ेगा, यानी कि मेन लैंड पे। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो इन्वेशन का महान प्लान बनाया इन्होंने, इसमें स्कोप क्रीप नजर आता हुआ दिख रहा है मेरे को, कि ये लोग धीरे धीरे मेनलैंड की दिशा में ही बढ़ रहे हैं। वहां पे अगर ये सख्ते में आ गए फिर इनको और ट्रूप्स लाने पड़ेंगे, और वो ट्रूप्स सख्ते में आ गए तो और ट्रूप्स। तो ये खाई है जिसमें ये, मैं कहता हूं कि कोई चारा नहीं है, इसलिए इसमें वो स्टेप इन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इनका खर्ग हम लोग स्क्वीज करेंगे तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़ देंगे। तो क्यों छोड़ेंगे, खर्ग स्क्वीज करे तो करे, तेल सारा बंद हो जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसको झेल लेंगे 1-2 महीना। तब तक विश्व में जो है, विश्व तो रिसेशन की स्थिति में चला जाएगा। क्योंकि एक चीज आप समझें,
ऐसा नहीं है कि तेल जो है 1-2 महीने के लिए बंद हो फिर से पूरा एक टैप खुल जाता है। 1-2 महीने के लिए बंद होने का मतलब है जो जहाज अटके हुए थे उनको भी समुद्री रास्ते से विश्व के दूसरे देशों में जाने में कम से कम 1-1.5 महीना लगता है। तो ये पूरा जो स्थिति है आप 3 महीने का तो आप ऑलरेडी हो जाएगा और लंबा चला। और ये अटैक जो है इसका सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आएंगे कहां से ये लोग? ट्रिपली घुसेगा कहां से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से? कैसे घुसेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मैं आके आपको समझाऊंगा कि क्यों वहां से घुसना बहुत मुश्किल है, क्यों ईरान के लिए उसको डिफेंड करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। दूसरे मैप पे चलते हैं। अच्छा, ये जो देखें आप, यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिख रहा है, जो वो रेड डॉट है ना, दैट इज द स्ट्रेट। अब आप देखें वो नीचे आपको यूएई दिखेगा, और यूएई के साथ लगता हुआ जो एकदम टिप है ना वो ओमान के पास है। फिर उसके ऊपर कुछ आइलैंड्स का एक छोटा सा आर्किपेलागो दिखेगा। हाँ, वो जो आइलैंड है ना, वो जो द्वीपपुंज है, आर्किपेलागो जिसे कहते हैं, वहां से अगर उत्तर की दिशा में आप देखें तो आपको एक बड़ा सा टापू नजर आएगा। एक आइलैंड है लंबा सा डैगर की तरह, उसके नीचे छोटे छोटे और भी हैं कुछ। अच्छा, उससे थोड़ा सा नीचे जहां से ये शिप्स ऐसे घूम के ऐसे जाएंगे, वहां पे दो टापू और हैं जो यहाँ पे मैप पे नहीं दिख रहे हैं। इसको ब्लो अप करेंगे तो आपको दिखेगा। उनको लिटिल थॉम और बिग थॉम कहते हैं। लिटिल थॉम और बिग थॉम क्यों इंपॉर्टेंट है? लिटिल थॉम और बिग थॉम में कहा जा रहा है कि ईरान का जो शाहिद ड्रोन का पूरा बेड़ा है, उसमें से करीब 10,000 ऐसे ड्रोन्स वहां पे रखे हुए हैं। और ये एकदम अंडरग्राउंड है, बहुत ही डीप अंडरग्राउंड। वो बंकर बस्टर से आप उसको ध्वंस नहीं कर सकते हैं। यहाँ से ये लोग आराम से लॉन्च कर सकते हैं, फिर वापस अंडरग्राउंड जा सकते हैं। तो वहीं से लॉन्च हो रहा है। यूएई के ऊपर जो अटैक्स हुए और फिर ओमान के ऊपर जो अटैक हुआ, ओमान के पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, जहां पे ये लोग पाइपलाइन निकाल के बाईपास करना चाहते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये सारे इन्हीं इन्हीं दो द्वीपों से आए। उसके ऊपर ये जो डैगर नुमा एक द्वीप है, और उसके ऊपर आपको दिखेगा बंदर अब्बास। ये जो है एक प्रोविंस है। प्रोविंस मतलब भारतीय भाषा में राज्य, लेकिन ये मिलिट्री प्रोविंस है। यानी यहाँ पे एक कमांडर है जिसके पास लगभग 6-7 हजार की फौज है। ठीक है। उसके अलावा उसके पास क्या है? उसके पास बसीज गार्ड की टुकड़ियां हैं। बसीज एक पैरामिलिट्री फोर्स है हमारे सीआरपीएफ जैसा। तो बसीज के उसके पास 10 से 15 हजार ट्रूप्स हैं। अच्छा, उसके पास कोस्टल बैटरीज हैं मिसाइल्स के, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। और उसके पास ये शाहिद ड्रोन्स का बेड़ा है। अच्छा, शाहिद ड्रोन्स लोग कहते हैं क्या कितना होगा? 50,000, 1 लाख। वो रेडी अवस्था में है। और ये जो पिछले 21 दिन से युद्ध चला है वो रेडी अवस्था में, मैं आपको लगाए रखे हैं रेडी अवस्था में। जो ये ड्रोन्स हैं उसका लगभग 5% ही खर्चा हुआ है। इसके अलावा ये जो शायद 136 और 138 238 ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स क्या हैं? ये ड्रोन्स बनते हैं फाइबर ग्लास से और प्लास्टिक से। और उस पे एक इंजन लगता है DE6 बोल के, जो चाइना बनाती है। वो एक मोटरसाइकिल इंजन है, 2 स्ट्रोक। उसी से ये चलता है। और उसमें ये 50 किलो का एक एक्सप्लोसिव बांध देते हैं। तो एक्सप्लोसिव्स का जो दाम है, ये हाई एक्सप्लोसिव है, इट्स अबाउट से $500। और जो ये पूरा ड्रोन का ये ढांचा है, इंक्लूडिंग द इंजन, उसका जो क्या बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट है, वो $1,500 से $1,600 है। यानी $2,000 का ड्रोन है। मान लीजिए लेबर मिला के ये $2,500 से ज्यादा नहीं है। ये यूएस के लोग ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये कोई भी ड्रोन, सस्ता ड्रोन भी $20,000 से नीचे हो सकता है, क्योंकि वो वही उसी भाव में खरीदते हैं कमर्शियल ड्रोन वगैरह। पर ये वाकई में इतना सस्ता है। कहते हैं ईरान ने अपने विभिन्न, इतना बड़ा देश आपको दिखाया जहां पे पहाड़ियां हैं, ये है, इंडिया का आधा साइज है, लगभग 10 लाख ऐसे ढांचे तैयार किए हुए इन्होंने। तो ड्रोन्स की कभी भी इनको कमी नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही विकट स्थिति है। हम जो रेड डॉट देख रहे हैं, यहां से इनका मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स आने वाला है यूएस का। कैसे घुसेगा? इतने सारे ड्रोन्स हैं। अगर ये लोग एक स्वार्म अटैक कर दें, 1,000, 2,000, 3,000 ड्रोन, उनका जो क्लोज इन वेपन सिस्टम है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ये तो नहीं कि आपके पास 15 मिनट का टाइम है। ये 5 या 10 मिनट के अंदर ही, 5 मिनट के अंदर ही ये लोग पहुंच जाएंगे, ये ड्रोन्स अपने छोटे अटैक स्पीड से भी फिर भी पहुंच जाएंगे। तो इनके पास वो क्लोज इन वेपन सिस्टम ही रहेगा, जिसमें वो उसको फैलैंक्स बोलते हैं।
वो एक 5,000 से 6,000 पर सेकंड की रेट से बुलेट्स फायर करती है। तो उससे आप 1,000 ड्रोन को मार के गिरा नहीं पाओगे। 1,500 ड्रोन अगर आ गए तो खत्म हो गया, कहानी खत्म। तो ये पता नहीं ट्रम्प साहब क्या सोच रहे हैं और क्या सोच के उन्होंने सोचा है कि मेरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स से हो सकता है। अच्छा, दूसरा हथियार क्या है इनके पास? ये भी हो सकता है कि ये एक ब्लफ है, ठीक है। और ये लोग अपना एयरबोर्न डिवीजन जो है, उनके पास 2 एयरबोर्न डिवीजन है, 82nd और 101st, उसके कुछ एलिमेंट्स लाके सीधा पैराड्रॉप कर दें। अब ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है द इरानियंस विल प्ले फेयर। पैराड्रॉप किया तो आप हवा में शूट कर सकते हो, वाइल यू आर वल्नरेबल इन द एयर, आप कुछ नहीं कर सकते हो उस वक्त। जल का माध्यम एकमात्र रास्ता है जिससे आप एक्चुअली उतार सकते हो, अगर आप वहां तक पहुंच गए। हवा से ये एयरबोर्न ड्रॉप तो बहुत ही डिफिकल्ट नजर आता है, ये नहीं हो सकता है। तो ये खर्ग आइलैंड को सीज करने का इनका जो पूरा प्लान है, ये थोड़ा सा मुझको इट्स हाई ऑन होप, लो ऑन प्लानिंग। ये मतलब आशा के आधार पे है और कोई नीति या तय किए गए परिक्रम के अनुसार नहीं है। अच्छा, अब आते हैं एक फाइनल मैं बात कह के इसको समाप्त करता हूं कि ये जो आपका इन्होंने ये जो किया है, अभी अवस्था क्या है। 2 हफ्ते या शायद 3 हफ्ते पहले ही मैंने कह दिया था कि अगर ये युद्ध 2 महीने से ज्यादा चला तो दुनिया जो है ये रिसेशन में जाएगा। उसका बहुत ही सिंपल रीजन है। कारण क्या है? अगर आपका 20% ग्लोबल एनर्जी सप्लाई रुक जाए तो आपका 20% मतलब एक बहुत ही मोटा क्रूड भी मैं एग्जांपल लूं तो 20% प्रोडक्शन पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। रियलिटी उससे ज्यादा है क्योंकि उसका कैस्केड इफेक्ट होता है। मतलब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे से तीसरे सेक्टर। लोग ये भूल जाते हैं ये सिर्फ ईंधन का सूत्र नहीं है, ये 6,000 प्रोडक्ट्स निकलते हैं। आप जो प्लास्टिक यूज करते हो, ठीक है, जो आप रेजिन्स यूज करते हो, ठीक है, आपका गाड़ी से लेके हर चीज में डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आता है। फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आता है। ये सब अगर रुक जाएगा तो दुनिया के खाद्य पे भी विकट समस्या आ जाएगी, आपके रोजमर्रा की चीजों पे विकट समस्या आ जाएगी। जिस फोन पे मैं बात कर रहा हूं या ये जो तार है, ठीक है, आज मैं हेडफोन से बात कर रहा हूं, तो ये जो है ये भी सब उसी से तो बनता है, तो ये सब बनना बंद हो जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ 20% उत्पादन नहीं है, ये 40 से 50% उत्पादन पे भी असर पड़ेगा। वो शायद 20-30% कम हो जाए। दैट्स अ वेरी वेरी, इमेजिन अगर दुनिया के जो मान लीजिए 10 बड़े क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल डोमेन्स हैं, उसमें से 3 या 4 पे बुरा असर पड़े और पूरे एग्रीकल्चर पे बुरा असर पड़े, तो रिसेशन की स्थिति में जाएगा। आप यू आर लुकिंग एट जीडीपी रिडक्शन बाय 10 to 15% इन द केसेस ऑफ सम कंट्रीज। जीसीसी के देश का तो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि 15% नुकसान हुआ है, 15% रिडक्शन इन जीडीपी। हाँ, युद्ध अगर रुक गया, अगर सीनियर हेड्स प्रिवेल, तो फिर ये स्थिति बच सकती है, पर वो रुकता हुआ मुझे नजर नहीं आता। उसके मैं 3 सिग्नल्स दे देता हूं। देखिए, कुछ बिंदुओं को जोड़ना पड़ेगा। नंबर 1, पेंटागन से पीट हेग्सेथ और ट्रंप दोनों ने पेंटागन द्वारा एडिशनल $200 बिलियन की मांग की है। ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि हमारा 1 से 2 बिलियन डॉलर दिन का खर्चा हो रहा है। तो $200 बिलियन का मतलब 100 से लेके 200 दिन तक ये एक्स्ट्रा और युद्ध की संभावना उसका आंकलन कर रहे हैं। युद्ध युद्ध के लिए डायरेक्टली मांगा है, किसी और चीज के लिए नहीं मांगा है। तो इनका अनुमान खुद का ये है कि 3 महीने से 6 महीने और ज्यादा चलेगा। मैंने 2 महीना कहा था, 1 महीना तो होने को आया। इस मार्च के एंड तक तो 1 महीना हो जाएगा। और अगर ये एक्चुअली और 3 महीना या 6 महीना और चले तो रिसेशन एकदम गारंटीड है। तो ये खुद ही अनुमान लगा रहे हैं कि उतना चलेगा। दुनिया के इनके जितने भी सामुद्र देश थे, जो हमेशा उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उन्होंने सबने मना कर दिया कि भाई हम इसमें शामिल नहीं हो सकते, आप इसको खत्म करो। जापान ने कहा है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा है, साउथ कोरिया ने ना कहा है, यूरोप के सभी देशों ने, यहां तक कि ब्रिटेन जो अमेरिका का 51st राज्य माना जाता है, उसने भी ना कह दिया। कनाडा ने तो पहले ही ना कह दिया था। तो इनके पास कोई साथी आने वाला नहीं, इनको खुद ही करना पड़ेगा। और एक ही साथ ट्रम्प कहते हैं कि मैं एकदम जीत चुका हूं और अभी जीतने की स्थिति में हूं, या दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अभी जीतना चालू है, या फिर वो कह रहे हैं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी से हेल्प नहीं चाहिए, और फिर कह रहे हैं मुझे हेल्प चाहिए।
तो वो खुद ही कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसके दो कारण हैं। आपको आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, आप कोई भी स्ट्रेटेजी तय करते हो उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। वही किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहते हो भाई। आप रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, आपने ईरान के टॉप लीडरशिप का पूरा जो है ढांचा, उन सबको खत्म कर दिया। 3 या 4 लोगों को छोड़ के 50 अगर लोग थे, इनफैक्ट 47 थे, 47 में से 43 मर गए हैं, 4 ही लोग बचे हैं। तो सेकंड टियर जो था वो अब ऊपर आया है, उसमें से आपने आधा मार दिया। प्रॉब्लम ये है, तो ये दूसरे प्रॉब्लम पे आता हूं। एक तो मैंने बताया उन्होंने $200 बिलियन की मांग करी है, तो इसका इंडिकेशन है कि 3 से 6 महीने कम से कम वो खुद ही सोच रहे हैं चलेगा। दूसरा ये है कि आपने उस लीडरशिप को मार दिया जिसमें वो मॉडरेट लोग भी शामिल थे, इंक्लूडिंग लारी जानी, जो नेगोशिएट करना चाहते थे। अब नेगोशिएट करने को कोई बचा नहीं है, वही लोग बचे हैं जो एनीवे हार्डलाइनर्स है। या तो आप उन्हीं उनको फिर से मार दो और उनके स्थान पे कोई और आएगा हु विल बी यंगर एंड देयरफॉर मोर हार्डलाइन। तो दोनों दिशा से आपने कोई ऐसी स्थिति शेष नहीं छोड़ी कि बीच बिचौलिया करके कोई इनको समझा सके। दो ही देश हैं जो वो कर सकते हैं, एक है मेरे हिसाब से इंडिया, और दूसरा है यूएई, क्योंकि यूएई हैज बीन द बैंकर टू द इरानियंस। लेकिन यूएई पे तो इन्होंने खुद अटैक कर दिया, तो वो भी अभी खिंचे हुए हैं। लेकिन वो प्रैग्मेटिक लोग हैं, इसीलिए वो शायद मध्यस्थता करने में इच्छुक हों। भारतवर्ष मध्यस्थता ना करे तो अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि आप किसके, या तो आप इसराइल के दुश्मन बन जाओगे या ईरान के दुश्मन बन जाओगे। दोनों स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। कितना भी तबाह कर दे, लेकिन इसराइल और ईरान सरवाइव तो करेंगे। इसराइल तो ज्यादा सरवाइव करेगा, उसके पास क्षमताएं ज्यादा हैं। ईरान भी सरवाइव करेगा, बहुत ही क्षतिग्रस्त देश होगा, लेकिन वो फिर भी सरवाइव कर जाएगा। आप ऐसे एक 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का देश, जिसमें ऑलमोस्ट 93 मिलियन लोग रहते हो, उसको समाप्त नहीं कर सकते हो। चाहे आप कितने भी एक्सपीडिशनरी फोर्सेस भेजो, कितना भी B2 B-52 से बॉम्बिंग कर दो, उससे देश समाप्त नहीं होता है। तो अभी स्थिति जो है, मैं किसी के लिए आशा का संदेश लेके नहीं आया हूं, इसमें आशा का मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। इकोनॉमिकली मैं तो यही कहूंगा कि सब अपना अपना जो निजी इन्वेस्टमेंट्स और निजी सेविंग्स वगैरह है, उस उसको एकत्र करें, कंसोलिडेट करें, ध्यान दें, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो भारत पे अवश्य आएगा। हम बच नहीं सकते पूरी तरह से, चाहे हमारा प्लानिंग कितना भी अच्छा हो। हमारे कितने भी 1-2 जहाज आ रहे हैं, जो मिनिस्टर लोग जाके वहां पे खड़े हो रहे हैं वेलकम करने के लिए, ये सब फोटो अपॉर्चुनिटी है, इस पे आप लोग मत जाएं। उन 3 जहाज में कितना माल आया है? केवल 2 लाख टन के आसपास। उससे क्या होता है? भारतवर्ष, हाँ, रशिया के साथ जो इंडिया ने किया वो स्ट्रेटेजिक है। रशिया से 30 मिलियन टन का एक्स्ट्रा उन्होंने नेचुरल गैस और ऑयल वगैरह उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। 7 जहाज रशिया से चल के चाइना जा रहे थे, वो मुड़ के अब इंडिया आ रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन उससे आप पूर्ति तो कर पाओगे, लेकिन उसको करने में टाइम लगेगा, 3 महीना कम से कम लगेगा। तो अभी कितना कितना सिक्योरिटी में कितना डेफिसिट है हमारी, क्योंकि एलपीजी इज 74 आंकड़े आंकड़े देता हूं, हमारे पास 74 डेज का तेल और नेचुरल गैस है, ठीक है। प्लस जो कॉन्ट्रैक्टेड है, जो ऑन द वे है, उससे 74 डेज बढ़ के लगभग आप कह सकते हो मोटा मोटी तौर पे 90 दिन का, 3 महीने तक का तो हम लोग इंतजाम कर चुके हैं, या मतलब क्लियर नजर आ रहा है। उसके आगे क्या होगा? उसके आगे ये होगा कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा। जैसे हम लोग कुछ लोग जाके लाइन में लग के फूलिशली, आई वुड से, बहुत ही बेवकूफी करी लोगों ने, होर्डिंग करने की कोशिश की नेचुरल गैस की। हमें होर्ड करना पड़ेगा एक राष्ट्र के तौर पे। अगर हमारे पास 6 से 8 महीने का अगर रहता है सप्लाई, तो फिर कोई मतलब स्थिति नहीं बिगड़ेगी ज्यादा। मैंने एक मोटा मोटी बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया, लगभग 0.35 मेरे पास फिगर आया, 0.35% नीचे जाएगा हमारा जीडीपी ग्रोथ। अगर जीडीपी इस साल नहीं, इस साल का तो हो गया है, अगले साल का अगर जीडीपी ग्रोथ मान लीजिए 7% होना था या 7.5% होना था, तो वो 6.65 या 7.2% ही रहेगा। तो थोड़ा सा कम होएगा जीडीपी ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ नहीं रुकेगा, क्योंकि और भी ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के। एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन इंडिया ने जॉर्डन के साथ और रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उस स्थिति को संभाल लिया है।
तो बुरा असर पड़ सकता था, लेकिन आई थिंक वी हैव बीन प्रोएक्टिव इन सॉर्टिंग दैट आउट। अच्छा, लोग कहते वेरी हैं ट्रू। चाइना इज डन वेरी वेल। चाइना के पास 1.2 बिलियन टन्स का तेल का वो है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, लेकिन दैट इज ओनली इनफ फॉर 3 to 4 months। चाइना इज नॉट इन अ गुड शेप। तो जो भी लोग ये भ्रामक वो सोचते हैं कि हाँ हाँ हम वो कितना आगे सोचते हैं, ये सोचते हैं भाई, पर वो सोचने का भी एक लिमिट होता है ना। उत्पादन होगा तभी तो आप स्टोर करोगे। ये तो नहीं कि आप हर चीज खरीद के स्टोरी करते रहो, वो नहीं हो पाएगा। तो इंडिया विल रीच क्लोज टू वेयर चाइना इज टुडे इन अनदर मंथ और सो, दैट इज माय एस्टिमेशन। वो सारे स्टेप्स ले जा चुके हैं। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, कुछ सेक्टर्स पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, जैसे जो डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स हैं पेट्रोकेमिकल्स के, प्लास्टिक हो गया, कपड़ा हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, फिर क्या बोलते हैं उसको, रिलेटेड अलाइड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसके लिए प्लास्टिक का तो लगता है ना, जो पैकेजिंग होता है उसी में होता है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी अफेक्टेड। सो उसका जो लगभग टोटल इम्पैक्ट होगा, आई थिंक इट विल बी अराउंड -0.3% के आसपास। ग्रोथ विल नॉट स्टॉप। हाँ, युद्ध जितना चलेगा ये 0.3 उतना ऊपर क्लाइम करेगा। सो वो 1%, 2%, 3% भी जा सकता है नेगेटिव। दैट्स व्हाई कल 24 घंटे के अंदर 5 कंट्री से बात की है मोदी जी ने, जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स। See, I'll tell दैट you इज व्हाई one दे thing. वांट द टेंशन समहाउ मोदी जी एनीहाउ। से मोदी जी से बहुत सारे देश इस वक्त बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि यूएई एंड इंडिया आर द ओनली 2 कंट्रीज जिसकी बात शायद ईरान सुने टू कम बैक टू द टेबल। क्योंकि ट्रम्प के पे कहने पे तो आएगा नहीं, वो तो अपना बॉम्बास्टिक स्टूपिड बकवास करता रहेगा। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डोंट वांट टू डू व्हेन यू वांट टू एक्चुअली एंड समथिंग। ही इज डूइंग द रिवर्स। तो मोदी जी की बात मानेंगे, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि मोदी जी क्यों करें, करेंगे शायद, लेकिन इसको हमें बहुत ही निपुणता से, बहुत ही एकदम दबा के करना पड़ेगा। ये मतलब आसान नहीं है, और स्थिति काफी विकट है। मान लीजिए ये लोग खर्क पे अटैक कर देते हैं, तो ईरान तो और भी वो सीना चौड़ा करेगा। इनको अगर लगता है कि उनका अगर ध्वंस कर दिया सब कुछ तो ये लोग हथियार डाल देंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। एक चीज और हमें याद रखना पड़ेगा, ईरान इज अ प्रॉक्सी फॉर चाइना एंड इट इज एन अलाई ऑफ रशिया, इट्स एन ओपन अलाई ऑफ रशिया। और अब जो स्थिति है वहां से सामान आना चालू हो गया। चाइना ने सीपेक के थ्रू ईरान को $5 बिलियन का सामान और हथियार पहुंचाया। ये लास्ट वीक का खबर है, आज का नहीं है। आई थिंक संडे या मंडे, नहीं लास्ट वीक तो नहीं, शायद 5-6 दिन पहले की बात है। और रशिया तो दे ही रहा है अब मदद। सारा सैटेलाइट इमेजरी, लुक एट द स्ट्राइक्स ईरान इज डूइंग, वेरी वेरी प्रेसिशन स्ट्राइक्स। जितने भी स्ट्राइक्स इनके हुए हैं अब, वो प्रेसिशन स्ट्राइक्स हैं। पहले जो हो रहा था वो डम हथियार भेज रहे थे सैचुरेशन करने के लिए, पर अब प्रेसिशन स्ट्राइक्स आ रहे हैं। हाई क्वालिटी मिसाइल्स आर बीइंग थ्रोन एट इजराइल एंड एट अदर टारगेट्स। यूएस के जितने भी बेसिस थे, तो एक दिक्कत और है, यूएस सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खो चुका है अपना पूरा, गल्फ में है ही नहीं कुछ, सब समाप्त हो गया। राइट। और एनीवे, तो मुझे मुझे यहीं पे आज अनफॉर्चुनेटली समाप्त करना पड़ेगा, मेरा एक निकलना है। एक लास्ट जी, लास्ट क्वेश्चन सामिक जी। दादा, यूएन में भी भारत ने स्टैंड लिया है, क्योंकि रिमेंबर 11 मार्च को थाई फ्लैग के साथ में एक शिप वाज बाउंड टू गुजरात एंड दैट वाज ब्लोन ऑफ। उसके बाद भारत गॉट इनटू अ वेरी प्रोएक्टिव मोड कि भारत को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इफ दीज मर्चेंट शिप्स आर बीइंग अटैक्ड। कल काफी अच्छा खासा यूएन के अंदर वो भी हुआ है, बहस भी हुई है इन बातों पे। No, see, we are doing back channel talks to ensure that shipping bound for India are not attacked. अच्छा, अब दो चीजें और बता देता हूँ। यूएस ने कहा है कि मैं तो ईरान के ऑयल पे भी सैंक्शन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उनको पता लग गया है कि हमें जहां से भी जो भी तेल मिले सब मिले। इनका जो पूरा स्ट्रेटेजी था ना सैंक्शंस का, वो खत्म हो गया। ऑयल सैंक्शंस आर डेड। यू कैन फ्रीली बाय अगेन, फ्रीली ट्रेड ऑयल नाउ। सो ये एक अच्छा चीज निकला है, जिसका परिणाम आपको 1-2 महीने बाद दिखेगा, अभी इमीडिएटली नहीं दिखेगा। लेट इट हैपन। बिकॉज बीच में ये लोग क्या उटपटांग, एक मिनट, डोंट डिस्टर्ब द फ्लो। बीच में ये लोग क्या करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है ना, कि अगर बीच में यूएस और एक गंभीर अटैक कर दे, इजराइल कर दे, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको घंटा फर्क पड़ता है। वो अगर अटैक कर दे तो फिर से स्थिति बिगड़ जाएगी, और फिर ईरान बोले कि नहीं मैं तो कुछ भी अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग तो हमको खत्म करने पे तुले हुए हो। सो merely saying that we will take off the sanction regime, वो इनफ नहीं है। आपको अपने अटैक्स भी रोकने पड़ेंगे।
तो दो चीजों पे आधारित है और इंडिया इसमें जो है सिर्फ अपना ही देख रही है और वही करना चाहिए भारतवर्ष को। दुनिया के लिए कुछ नहीं करना है अभी। अभी भारतवर्ष के लिए करना, हमारे खुद की सर्वाइवल भी इस पे आधारित है, क्योंकि हमारा 40% तेल और नेचुरल गैस वहां से आता है। उसको आप कितना भी रिप्लेस करो, उसको रिप्लेस करके उसको एक उस लेवल पे लाने में टाइम लगता है। इन्होंने ये भी कहा है ईरानियों ने कि अगर आप युआन में ट्रेड करें, युआन में तेल खरीदें तो हम आपको जाने देंगे। ये वही दिखाता ना जो मैं पहले कह रहा था कि ये चाइना का प्रॉक्सी है, तो इसीलिए तो वही सब हो रहा है। तो आई थिंक भारतवर्ष को बहुत ही सोच समझ के और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। हमारे जो बैक चैनल से ईरान के साथ स्ट्रांग है, लेकिन किसी की मदद करने के लिए उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम भारत की मदद करेंगे बस, और जो भारत के वास्तव में मित्र देश है उनकी मदद करेंगे। वी शुड नॉट वेस्ट आवर एनर्जी एंड प्रीमियम ऑन हेल्पिंग अदर्स। वसुधैव कुटुंबकम तब होगा जब आपके पेट में दाना हो। तो पहले हम हमारा देखें, उसके बाद दूसरों का देखें। तो क्योंकि सैंक्शंस हटा लिए हैं ईरान के ऊपर से, so don't you think कि ईरान will be sending more oil to the world because they also need money, they are also suffering losses? No, they will. भारत They have had a $73 billion windfall. But आप एक चीज देखें ना, at the same time उन्होंने sanctions हटाए, तो ईरान बोला ठीक है, वेरी गुड, सब तेल जा सकता है, 10% टैक्स दो। और दूसरा, एक तरह से सैंक्शन हटा रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं हम आपके खर्ग आइलैंड को अटैक करेंगे ओपनली। तो ये मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल जो है ना, ट्रम्प जब तक अपना ये चोंच नहीं बंद करेगा, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स नहीं देगा, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स नहीं देगा, तो ये बहुत ही, और वही चीज आपको इंश्योरेंस प्रीमियम में नजर आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर एट रॉक ऑल टाइम हाई, yeah, जो जहाज है उनके। true. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, आई एब्सोल्युटली हैव टू Thank रश you. नाउ। मैं अभी, मुझे ये Thank समाप्त you. करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते, बाय।